नमस्कार। खबर दुनिया में आज देखेंगे चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ा तनाव, पाकिस्तान में दिवालिया होने की आई नौबत, एस्टोनिया में बना ऑनलाइन वोटिंग का रिकॉर्ड और जापान में छुट्टी मिलने से लोग हुए नाराज। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे कैसे होमवर्क ने बनाया मालामाल। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। दक्षिण सागर के द्वीपों पर चीन की नजर से अक्सर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है और एक बार फिर ऐसे ही हालात बन रहे हैं। इस बार चीन के रवैये से फिलीपींस बेहद नाराज है और उसने इसे लेकर चीन को खरी खरी सुनाई है। दक्षिण सागर में पाग असा द्वीप पर चीनी दस्तक से बीजिंग और फिलीपींस के बीच तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने बीजिंग को आगाह करते हुए कहा कि उसे यहां से तत्काल वापस चले जाना चाहिए क्योंकि चीन का यह कदम सैन्य कार्रवाई को उकसाने वाला है। दुतेर्ते ने कहा, इस बाबत मैं न तो चीन से निवेदन करूंगा और न ही विनती। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना वहां मौजूद है। अगर चीन इस विवादित द्वीप को छूता है तो मेरे समक्ष केवल यही विकल्प है कि मैं सैनिकों को आत्मघाती मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहूंगा। फिलीपींस के विदेश विभाग ने अपने एक बयान में कहा कि चीनी जहाजों की मौजूदगी फिलीपींस की संप्रभुता का सरासर उल्लंघन है। दरअसल यह द्वीप दक्षिण सागर में सामरिक और आर्थिक रूप से बेहद उपयोगी है, इसलिए चीन की नजर इस पर रहती है। दक्षिण चीन सागर का समृद्ध पेट्रोलियम भंडार भी चीन के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। आपको बता दें कि दक्षिण चीन सागर के विभिन्न द्वीपों पर चीन के साथ फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ताइवान और वियतनाम अपने अपने दावे करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री न्यायाधिकरण ने साल 2016 में यह फैसला सुनाया था कि इस द्वीप पर चीन का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यह फिलीपींस का हिस्सा है। यह मनीला के लिए बड़ी जीत थी, लेकिन फिर भी चीन गाहे बगाहे इस द्वीप पर विवाद करता रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच तनाव चिंता की बात है और दोनों देश टकराएं तो अधिक नुकसान फिलीपींस को ही होगा, ये भी तय है। लेकिन महज हार के डर से किसी की धौंस सहना भी तो सही नहीं है। शक्तिशाली देशों के ऐसे ही रवैये के कारण दुनिया में कमजोर लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट से भी ये बात जाहिर होती है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल दुनिया के 53 देशों में 11.3 करोड़ से अधिक लोग लड़ाई और जलवायु आपदाओं के चलते आहार की कमी के शिकार हुए। इनमें सबसे अधिक प्रभावित अफ्रीका रहा। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने खाद्य संकट पर 2019 की अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अफगानिस्तान और सीरिया उन 8 देशों में शामिल हैं जहां भुखमरी के शिकार लोगों का 2/3 हिस्सा है। FAO के आपात निदेशक डोमिनिक बुर्जुआ के मुताबिक इस संकट की सबसे अधिक मार अफ्रीकी देशों पर पड़ी है, जहां 7.2 करोड़ लोग खाद्यान्न की कमी से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए आर्थिक उथल-पुथल और जलवायु आपदाओं जैसे सूखा और बाढ़ के साथ ही संघर्ष और असुरक्षा अहम कारक रहे हैं। बुर्जुआ ने कहा, भुखमरी के कगार पर खड़े देशों में 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। उन्हें भोजन के लिए आपात मानवीय सहायता की जरूरत है और कृषि में सुधार के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। FAO ने कहा, यदि वेनेजुएला में राजनीतिक और आर्थिक संकट बना रहता है तो विस्थापित लोगों की संख्या बढ़ सकती है। पूंजीवादी नीतियों के कारण करोड़ों लोगों का जीवन खतरे में है। इधर पाकिस्तान में भी आम जनता के सामने दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और इमरान खान से बदलाव की उम्मीदें टूट रही हैं। हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में पाक वित्त मंत्री असद उमर ने पाकिस्तान की दिवालिया होने का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का मूल्य ऋण इतनी खतरनाक ऊंचाई पर चला गया है कि मुल्क कभी भी दिवालिया हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारी कर्ज के साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जा रहे हैं। हमें अर्थव्यवस्था और कर्ज के भारी अंतर को कम करना होगा। इधर पाकिस्तान में पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी हैं। देश में महंगाई पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है, जिसने पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया है, खासकर उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान और उनके गरीबी हटाने, रोजगार पैदा करने और एक इस्लामिक कल्याणकारी देश के निर्माण के वादे के लिए वोट किया था। आपको बता दें कि मौजूदा चालू खाता घाटे की समस्या से जूझ रहा पाकिस्तान IMF के 13वें बेलआउट पैकेज की तरफ देख रहा है। वहीं सरकार के पास एक ही विकल्प है, या तो लोगों पर बोझ बढ़ाया जाए या भुगतान संतुलन की समस्या से जूझे, जिससे अर्थव्यवस्था क्रैश हो सकती है। देश में मार्च में महंगाई 9.4% थी, जो कि नवंबर 2013 के बाद सबसे अधिक है। खाने पीने की चीजों और बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने भी वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट के संकेत दिए हैं।
पाकिस्तान में इमरान सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इधर भारत में चुनावी हलचल में रोजाना नई उम्मीदें बधाई जा रही हैं। साथ ही वोटिंग के तौर तरीके, ईवीएम के इस्तेमाल पर भी चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प है कि किस तरह उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश ऑनलाइन वोटिंग का रिकॉर्ड बनाता है। भारत में अभी ऑनलाइन वोटिंग के विकल्प को लेकर चर्चाएं शुरू ही हुई हैं, लेकिन उत्तरी यूरोप के देश एस्टोनिया में 44% मतदाता ऑनलाइन वोटिंग करते हैं। मार्च में ही एस्टोनिया में हुए संसदीय चुनाव में डिजिटल वोटिंग का यह रिकॉर्ड बना। चुनाव में जीत हासिल करने वाली सेंटर राइट रिफॉर्म पार्टी को ऑनलाइन पड़े वोटों का 40% हिस्सा मिला, जबकि पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग में से 30% हिस्सा उसे मिला। एस्टोनिया में ऑनलाइन वोटिंग को हर आयु वर्ग के लोगों का समर्थन मिल रहा है। एस्टोनिया में ऑनलाइन वोटिंग करने वाले 25% लोग ऐसे थे जिनकी आयु 55 साल से अधिक थी। इससे साफ है कि एस्टोनिया में अधिक उम्र के लोगों के बीच भी ऑनलाइन वोटिंग का प्रचलन अच्छा खासा है। एक अनुमान के मुताबिक एस्टोनिया में डिजिटल वोटिंग के चलते 11,000 वर्किंग डेज की बचत हुई है। पहली बार एस्टोनिया में 2005 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की सुविधा लॉन्च की गई थी। 2007 में पहली बार 30,243 मतदाताओं ने ऑनलाइन वोटिंग की थी। यहाँ ऑनलाइन वोटिंग चुनाव से 7 दिन पहले शुरू होती है, लेकिन मतदान के दिन यह विकल्प नहीं रहता। ऑनलाइन वोटिंग के लिए मतदाता के पास राष्ट्रीय आईडी कार्ड और स्पेशल मोबाइल आईडी होना चाहिए। मतदाताओं को वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है और इतना ही नहीं, हर वोट एन्क्रिप्टेड होता है ताकि किसी और को इसकी जानकारी न मिल सके। डिजिटल वोटिंग से 11,000 कामकाजी दिनों की बचत वाकई कमाल है। ऐसी कार्य संस्कृति ही किसी देश को आगे ले जा सकती है। जापान भी अपनी मेहनतकश जनता के कारण काफी मशहूर है। आलम यह है कि जनता यहाँ छुट्टियां नहीं चाहती। देखिए रिपोर्ट। अनूठी कार्य संस्कृति का एक ताज़ा तरीन उदाहरण जापान में देखने मिला। जापान में नए राजा नारुहितो की ताजपोशी पर देश के कर्मचारियों को 10 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश प्रदान किया गया। इस दौरान जापान में सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद होंगे। आगामी 1 मई को युवराज नारुहितो के राजगद्दी संभालते ही नए शाही युग की शुरुआत हो जाएगी। जापान में यह नई राजशाही रीवा के नाम से जानी जाएगी। नए राजा के स्वागत में जापानी सरकार ने 27 अप्रैल से 10 मई तक विशेष अवकाश की घोषणा की है। अक्सर राष्ट्रीय पर्व पर होने वाली छुट्टियां लोगों के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन जापान में तस्वीर इसके उलट है। जापानी नागरिक इस राष्ट्रीय अवकाश से खुश नहीं हैं। इस छुट्टी को लेकर जापान की 45% से अधिक आबादी नाखुश है। वो इस छुट्टी को जायज नहीं मान रही। एक स्थानीय अखबार के सर्वे में यह बात सामने आई है। अवकाश से नाराज लोगों का यह तर्क था कि आखिर इन 10 दिनों के अवकाश में वे क्या करेंगे, इन छुट्टियों को कैसे बिताएंगे। सर्वे का दावा है कि 35% लोग इस अवकाश से खुश दिखे। आपको बता दें कि जापानियों की गिनती अत्यधिक परिश्रमी और मेहनतकश लोगों में होती है। जापानी लोग अपने सहयोगियों का भी बड़ा ख्याल रखते हैं। देश में करीब 2/3 कर्मचारी सिर्फ इस वजह से अवकाश नहीं लेते क्योंकि इससे उनके साथियों को दिक्कत हो सकती है। देश में यह नियम है कि प्रत्येक कर्मचारी साल में 10 दिन का सवैतनिक छुट्टी ले सकता है, लेकिन यहाँ कर्मचारी इस अवकाश का उपयोग न के बराबर करते हैं। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। होमवर्क करना अक्सर बच्चों के लिए बड़ा बोरियत भरा काम होता है और अब तो बच्चों से ज्यादा उनके बड़े परेशान रहते हैं कि कैसे उन्हें पढ़ाएं। लेकिन कनाडा में एक जोड़े को अपने पोते का होमवर्क कराने का अच्छा खासा इनाम मिला। देखते हैं इसे। कनाडा में एक कपल ने किताब के पन्नों में महीनों से गुम पड़ी लॉटरी के टिकट से 10 लाख कनाडाई डॉलर जीते हैं। लोटो क्यूबेक नाम के संगठन ने इस कपल के 7.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 5 करोड़ रुपए जीतने की घोषणा की है। निकोल पेडनॉल्ट और रोजर लारोक को पिछले ही हफ्ते पता चला कि उनके पास 5 अप्रैल 2018 की एक लॉटरी टिकट पड़ी है जिस पर 10 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम निकला है। दरअसल पेडनॉल्ट अपने पोते के होमवर्क में उनकी मदद कर रही थी। इसी दौरान उन्हें यह लॉटरी टिकट मिली। कपल ने यह टिकट 2018 के वैलेंटाइंस डे पर खरीदा था। पेडनॉल्ट का कहना है कि अगर मेरे पोते ने होमवर्क में मदद नहीं मांगी होती तो मुझे यह लॉटरी टिकट कभी नहीं मिलती। लॉटरी के मामले में पेडनॉल्ट डबल लकी रही, क्योंकि एक तो उनकी टिकट पर 10 लाख कनाडाई डॉलर का इनाम निकला और दूसरा उसकी डेट खत्म होने से कुछ दिन पहले ही उन्हें यह टिकट वापस मिल गया। किताबों में पुराने फूल पुरानी चिट्ठियां तो मिलती हैं, लेकिन निकोल और रॉजर की तरह किस्मत वाले कम ही लोग होते हैं जिन्हें पुराने लॉटरी टिकट से करोड़ों रुपए मिल जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।